हेलो फ्रेंड्स, से हाय टू हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई पाठ्यक्रम के 10th स्टैंडर्ड की स्पर्श भाग 2 पुस्तक से बहुत ही सुंदर कविता पर्वत प्रदेश में पावस पढ़ने जा रहे हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित यह कविता प्राकृतिक सौंदर्य की कविता है। इस कविता में कवि ने पर्वत प्रदेश अर्थात पहाड़ी क्षेत्र जहाँ माउंटेन्स होते हैं में पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु। जब पहाड़ी क्षेत्र में बारिश का मौसम होता है, बरसात होती है, उस समय वहाँ के दृश्य कैसे होते हैं, वहाँ पल पल प्रकृति के रूप कैसे बदलते हैं, उसका बहुत ही सुंदर और मनोहारी चित्रण कवि सुमित्रा नंदन पंत ने इस कविता में किया है। इस कविता को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस कविता के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, जिससे आपको अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने में बहुत मदद मिलेगी। इस कविता के 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है यह प्राकृतिक सौंदर्य की कविता है, जैसा हमने अभी डिस्कस भी किया। दूसरा है प्रभावी चित्रात्मक शैली। प्रभावी चित्रात्मक शैली का अर्थ है कि जब हम इस कविता को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कविता में वर्णित एक एक चित्र हमारी आंखों के सामने आ गया हो। उस शैली को हम कहते हैं चित्रात्मक शैली या डिपिक्शन। तीसरा है अलंकारों का प्रयोग। कवि ने इस कविता में अलंकारों का, फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ही सुंदर इस्तेमाल किया है। और चौथा है संगीतात्मकता, राइमिंग स्कीम है कविता में। और इन चारों ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के कारण ये कविता एक बहुत ही सुंदर कविता है। दूसरी चीज, इस कविता को पढ़ने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि वहाँ का दृश्य कैसा था। पर्वतों का दृश्य कैसा होता है। ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, और जहाँ बीच में पहाड़ से घिरे हुए एरिया के बीच में वैली होती है, घाटी होती है। जब बारिश होती है तो पर्वतों से रिस कर जो पानी वैली में जाता है वहाँ इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पॉन्ड बन जाता है। ये तो इस कविता का एक दृश्य है जिसके आधार पर इस कविता को समझने में आसानी होगी। आइए इस कविता को समझते हैं। पहली 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। पावस ऋतु का अर्थ है वर्षा ऋतु, रेनी सीजन। पर्वत प्रदेश मतलब हिली एरिया है जहाँ बादल आ जाते हैं, माउंटेन्स है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, जगह क्या थी? पर्वतों का प्रदेश। और मौसम कौन सा था? बरसात का मौसम था, रेनी सीजन था। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और पल पल हर थोड़े समय के अंतर में प्रकृति वहां अपना रूप बदल रही थी। जैसे हमने पहले भी कहा कि कभी बादल आ जाएंगे, कभी बारिश होने लगेगी और कभी तेज हवाएं चलने लगेंगी। तो पल पल प्रकृति अपना रूप वहां बदल रही है। अगली पंक्ति में मेखलाकार पर्वत अपार, माउंटेन रेंजेस जो है वो अपार है। मेखलाकार का अर्थ है करधनी के आकार का। करधनी के आकार का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सेमी सर्कल फॉर्म में जो पर्वत है। अपार है, अपार मतलब जहाँ तक नजर जाती है वहां तक दिखाई देते हैं, उनकी कोई आपको उनका अंत ही नहीं दिखाई देता है। इसका अर्थ है बहुत ज्यादा पर्वत है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन पार। सहस्त्र का अर्थ है हजारों, दृग का अर्थ है नेत्र, और सुमन का अर्थ है फूल। पहाड़ों पर जो फूल खिले हुए हैं, कवि ने मानवीयकरण अलंकार का इस्तेमाल करते हुए उन फूलों को पर्वतों की आंखें बताया है। कवि कहते हैं पर्वत उन आंखों से, अपने सहस्त्र हजारों आंखों से अवलोक रहा है बार बार। अवलोक का अर्थ है देखना, देख रहा है बार बार। क्या देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार, नीचे जो तालाब बन गया है उसमें अपना महान आकार देख रहा है, बड़ा आकार, विशाल आकार देख रहा है और बहुत प्रसन्न हो रहा है अपने उस आकार को देखकर।
जो तालाब का पानी इकट्ठा हो गया है, जो स्टिल वाटर है, उसमें अपना वो प्रतिबिंब देख रहा है, अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है, और रिफ्लेक्शन देख के बहुत प्रसन्न हो रहा है, वेरी हैप्पी टू सी कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना विशाल हूँ। और आंखें क्या बताए? फूलों को सुंदर आंखें बताए। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। कवि कहते हैं कि माउंटेन्स के, पर्वत के चरणों में ताल पड़ा हुआ है, दैट मीन्स वहां एक तालाब बन गया है। लेकिन चरणों में पड़ा क्यों बताया है? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट। जब पहाड़ों से रिस का जो पानी आता है वो पहाड़ों पे डिपेंडेंट है, इसलिए वहां इकट्ठा जब पानी होता है तो उसको कहा है कि वो उसके फुटहिल्स पर, फुटहिल्स में क्या पड़ा है? एक तालाब बन गया है, दर्पण सा फैला है विशाल। और बिकॉज इट्स स्टिल वाटर, वो दर्पण सा, दर्पण का अर्थ है शीशा, मिरर, मिरर जैसा दिखाई देता है। आगे की पंक्तियां हैं। गिरि का गौरव गाकर झर झर, मध में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। शब्दों के अर्थ समझते हैं। गिरि का अर्थ है पर्वत, गौरव का अर्थ है महिमा, महानता, मद का अर्थ है मस्ती, फन, नस नस अर्थात रग रग, हमारे शरीर के कण कण में, लड़ी का अर्थ है माला, झरता गिरता, निर्झर झरना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पर्वतों से गिरने वाले जो झरने हैं वो कल कल की आवाज करते हुए बहते हैं और इतने सुंदर हैं कि देखने वालों के मन खुशी और उत्साह से भर जाते हैं। ये झरने पर्वतों की महानता का, महिमा का गुणगान करते हुए प्रतीत होते हैं। पर्वतों से गिरने वाले जो झरने हैं उनका जो झाग है वह ऐसा लगता है मानो मोतियों की सुंदर माला। आगे की पंक्तियां हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर, हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। आइए शब्दों के अर्थ समझते हैं। उर का अर्थ है हृदय, उच्चाकांक्षा का अर्थ है ऊंचा उठने की इच्छा, तरवर का अर्थ है पेड़, नीरव शांत, अनिमेष एकटक, बिना पलक झपकाए, अटल सदा रहने वाला, जो कभी ना टले, चिंता पर चिंतित। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गिरिवर के उर से उठ उठ कर, जो पर्वत है उसके हृदय से ये पेड़ निकले हैं। उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, इन तरुवर, इन पेड़ों को कहा है कैसे है? ये उच्चाकांक्षाओं का रूप है। ये मनुष्य की उच्चाकांक्षाएं भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ कवि कह रहे हैं कि ये पेड़ जो है उच्चाकांक्षाओं के रूप है झांक रहे नीरव नभ पर, शांत आकाश, नीरव नभ पर, नभ का अर्थ है आकाश, शांत आकाश की तरफ एकटक देख रहे हैं, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, लेकिन कुछ चिंता में डूबे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ आकाश के रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ आकाश के बारे में चिंता कर रहे हैं। आगे की पंक्तियां हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्जल, है टूट पड़ा भू पर अंबर। शब्दों के अर्थ देखते हैं। भूधर का अर्थ है पहाड़, पारद का अर्थ है पारा, मर्क्यूरी, पर का अर्थ है पंख, रवशेष का अर्थ है केवल आवाजें, ये आवाजें झरने की आवाजें, अंबर का अर्थ है आकाश। इसका अर्थ समझने से पहले हम वापस कविता की शुरू में जाएंगे, जब कवि ने हमें बताया था कि पर्वत प्रदेश में पावस अर्थात बारिश ऋतु जब पहाड़ी इलाके में आती है तो उस जगह का जो दृश्य होता है, उस जगह के जो दृश्य होते हैं पल पल बदलते रहते हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं
उन्हीं के बारे में ये कविता है। तो हम वापस इसको समझने का प्रयास करते हैं। कवि कहते हैं कि उड़ गया अचानक लो भूधर, अचानक से पहाड़ उड़ गया, फड़का अपार पारद के पर, और अपार बड़े बड़े जो है पारे के रंग के सफेद चमकीले से पंख लगाकर बादल उड़ गया, सॉरी पहाड़ उड़ गया। रवशेष रह गए हैं निर्झर, और निर्झरों की भी जो है झरनों की से केवल आवाजें रह गई हैं। है टूट पड़ा मुंह पर अंबर, और इतनी तेज बारिश हो रही है ऐसा लगता है मानो धरती पर अंबर टूट पड़ा हो। इसका अर्थ है कि अचानक से बादल आ गए। जब बादल आ गए तो बादलों ने सब चीजों को ढक लिया, और ऐसा लगता है कि सब सिर्फ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि पहाड़ उड़ गए हैं, झरनों की केवल आवाजें आ रही हैं, झरने भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आगे है धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अर्थ देखते हैं। सभय का अर्थ है भयभीत डरे हुए। शाल एक प्रकार के वृक्ष है जो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। विचर का अर्थ है घूमना, और जलद यान का अर्थ है बादल रूपी विमान, और इंद्रजाल का अर्थ है जादू। इंद्र जो है वो वर्षा के देवता माने जाते हैं। आइए इसको समझते हैं। धस गए धरा में सभय शाल, वो कहते हैं अचानक से बादल आ गए हैं, मौसम बदल गया है, अचानक से बादल आ गए हैं, दृश्य बदल गया है। पेड़ जो है, शाल के जो पेड़ हैं वो भयभीत होकर धरती में घुस गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए कवि कहते हैं कि वो गायब हो गए हैं, धरती में घुस गए हैं डर के मारे। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और जो धुंध सी उठ रही है, धुएं सी उठ रहा है तालाब के ऊपर, ऐसा प्रतीत होता है मान लो तालाब में आग है, तालाब जल गया है। यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। जो बादल रूपी विमान है उसमें इंद्र देवता बैठकर घूम घूम कर अपना इस तरह जादू फैला रहे हैं और दिखा रहे हैं, और बहुत ही एक सुंदर वर्णन कवि ने इसका हमें दिया है। आशा है ये कविता आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इससे संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to press the bell icon for regular updates. Thank you.